नमस्कार मित्रों। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम बड़े घर की बेटी जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है इसकी चर्चा करेंगे। कहानी का उद्देश्य है बड़े घर की बेटी एक संयुक्त परिवार की कहानी है। इस कहानी में यह चित्रित किया गया है कि संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय होती है। उन्हें प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार का अपमान सहना पड़ता है। कहानी की प्रमुख पात्र आनंदी जब अपने देवर की धृष्टता का प्रतिकार करती है तो उसके ससुर पहले उसमें ही दोष निकालते हैं। कहानी के अंत में वे उसकी प्रशंसा भी करते हैं। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने यह स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि संयुक्त परिवार में स्नेह बनाए रखने में घर की वधुओं की अहम भूमिका होती है। बड़े घर की बेटियां जितनी भी हठी क्यों न हो परंतु अपने परिवार को बिखरने नहीं देती हैं। लेखक ने श्रीकंठ सिंह के द्वारा यह दर्शाने की कोशिश की है कि चाहे मनुष्य जितना भी पढ़ लिख ले उसे प्राचीन सभ्यता का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आइए इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता भी देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक इन तीनों से ही जुड़ा हुआ है। तीनों तत्व जो मैंने आपको बताया ही था कि प्रमुख घटना, उसका प्रमुख पात्र और उसका उद्देश्य। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद जी ने पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से समाज को दूषित होने से बचाने के लिए प्रयास किया है। उन्होंने अपनी प्राचीन सभ्यता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्राचीन सभ्यता से हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकती है। इस कहानी की मुख्य पात्र आनंदी अपने ससुराल को बिखरने से बचाती है। पहले वह ही अपने देवर से झगड़ती है परंतु बाद में अपने परिवार को बिखरता देखकर वह अपने अपमान को भुलाकर अपने परिवार को एक करती है। कहानी की शिक्षा। प्रस्तुत कहानी हमारे समक्ष यह सीख प्रस्तुत करती है कि हम परिवार को एकजुट रखने का सूत्र भी बन सकते हैं व परिवार को बिखरने का भी। बड़ा व्यक्ति अपने घर, परिवार या हैसियत से नहीं बल्कि अपने कार्य व्यवहार से भी होता है। वधू का दायित्व हमारे समाज में जहाँ सहृदयता व अपनत्व का परिचायक बनकर प्रेरणा देता है वहीं बुरे कर्म के प्रति पश्चाताप का होना भी अभिव्यक्त करता है। इस कहानी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण देख लेते हैं। आनंदी एक बड़े खानदान की सुशील, सभ्य, गुणी, स्वाभिमानी, व्यवहार कुशल एवं पतिपरायण नारी है। उसके पिता एक रियासत के ताल्लुकेदार एवं ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। बड़े घर की होने के बावजूद भी वह अपने पति के साधारण घर में आकर अपने को उनके अनुरूप ऐसे ढाल लेती है जैसे उसने विलासिता के सामान कभी देखे ही ना हो। वह बड़े मनोयोग से ससुर, पति एवं देवर की सेवा करती है। स्वाभिमान उसके चरित्र की सर्वोत्कृष्ट विशेषता है। अपने देवर के द्वारा अपमानित किए जाने पर वह स्वयं तो अधिक कुछ नहीं कहती किंतु पति के आने पर उसे सबक सिखाने की ठान लेती है और इस कारण बढ़े हुए विवाद को अपनी सूझबूझ और व्यवहार कुशलता से समाप्त कर सहृदयता से अपने देवर को क्षमा कर देती है तथा सबकी प्रशंसा का पात्र बन जाती है। वह अपने व्यवहार से यह साबित कर देती है कि वह बड़े घर की बेटी है। अगला पात्र है श्रीकंठ सिंह जो आनंदी का पति है। श्रीकंठ गौरीपुर गांव के जमींदार बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे हैं। वह पढ़े लिखे, भारतीयता के पोषक, सम्मिलित कुटुंब के समर्थक, भाई के प्रति प्रेम व पिता के प्रति सम्मान रखने वाला इकहरे बदन का युवक है। इकहरा बदन मतलब दुबला पतला व्यक्ति। श्रीकंठ अपनी सेहत से अधिक चिंता अपनी पढ़ाई की करता था। फलतः वह शरीर से बहुत कमजोर था। उन्हें जल्दी क्रोध नहीं आता
परंतु जब उन्होंने अपनी पत्नी की सारी बातें सुनी और अपने भाई लाल बिहारी की धृष्टता के बारे में सुना तो उनकी आंखें लाल हो गईं। अपनी पत्नी पर अन्याय सहन नहीं कर पाए, परंतु वे इतने समझदार भी थे कि सीधे लाल बिहारी से कुछ नहीं बोले, न ही उससे झगड़ा किया। उन्होंने अपने पिता से अपने मन की बात कह दी। बाद में जब आनंदी का हृदय लाल बिहारी की आत्मग्लानि देखकर पसीजा तो उन्होंने भी अपने भाई को गले लगा लिया। अगला पात्र है लाल बिहारी सिंह। लाल बिहारी श्रीकंठ सिंह का छोटा भाई। लाल बिहारी लाल जमींदार बेनी सिंह का छोटा बेटा था। वह दोहरे बदन का सजीला युवक था। वह स्वभाव से क्रोधी किंतु सहृदय, भाई का सम्मान करने वाला, साहसी और भावुक है। वह हृष्ट पुष्ट सजीला जवान है। सुबह सुबह 2 सेर दूध पी जाता है। उसके स्वभाव में उग्रता है, तभी वह आनंदी से भी उलझता है। आनंदी जब मैके की प्रशंसा करती है तो वह उसे सहन नहीं कर पाता और आनंदी से झगड़ पड़ता है। इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण वाक्य देख लेते हैं हम। पहला वाक्य है, इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में किस व्यक्ति के बारे में कहा गया है? इन पंक्तियों में कौन कौन से नेत्रप्रिय गुणों के बारे में बताया गया है? बीए की डिग्री किसने प्राप्त की? उसके स्वभाव की क्या विशेषता थी? नेत्रप्रिय गुण किस व्यक्ति में विद्यमान थे? उसके व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं थी? अगला वाक्य है, यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। ललनाएं का मतलब लड़कियां, स्त्रियां। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, उपर्युक्त पंक्तियों में किस व्यक्ति के बारे में बात कही जा रही है और उसका स्वभाव कैसा था? गांव की ललनाएं उनकी निंदक क्यों थी? उनकी पत्नी का क्या नाम था? उन्हें किस विषय में अपनी पत्नी से विरोध था और क्यों? प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन हैं? बताते हुए कहानी का उद्देश्य बताइए। तीसरा वाक्य है, न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, उपर्युक्त पंक्तियां किसके बारे में कही गई हैं? उसका क्या दुर्भाग्य था? आनंदी कौन थी? ठाकुर साहब उसे क्यों चाहते थे? उसके सामने कौन सा धर्म संकट था? ठाकुर साहब ने अपनी बेटी का विवाह श्रीकंठ से करने का निश्चय कब किया तथा क्यों किया? अगला वाक्य है, जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तुनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। प्रश्न बनेंगे, लाल बिहारी कौन था? उसे अपनी भावज की कौन सी बात बुरी लगी? भावज मतलब भाभी। भावज की बात सुनकर उसने उस पर क्या व्यंग किया? भावज की क्या प्रतिक्रिया रही? भावज की कौन सी बात असहनीय थी? लाल बिहारी ने अपना आक्रोश किस प्रकार प्रकट किया? अगला वाक्य है, बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है। उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। और इससे वाक्य बनेंगे, बेनी माधव सिंह कौन है? वे किससे बात कर रहे हैं? उन्होंने बुद्धिमान और मूर्ख शब्द का प्रयोग किस किस के लिए किया है
और क्यों? बेनी माधव सिंह ने किससे किसकी कौन सी भूल को क्षमा कर देने का आग्रह किया? उनकी बात सुनकर श्रोता ने उन्हें अपना कौन सा अंतिम निर्णय सुनाया? अगला वाक्य है, दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, दोनों भाई कौन थे? वे आपस में कब तथा क्यों गले मिल रहे थे? उन्हें देखकर कौन प्रसन्न हुआ और क्यों? बड़े घर की बेटियों से किसकी तरफ संकेत किया गया है? वक्ता ने उसकी क्या विशेषता बताई है? उपर्युक्त पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं? कहानी की सीख स्पष्ट कीजिए। इसी के साथ इस पाठ की भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हो चुकी है। आपके सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।